जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आपको पता है कि 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के तौर पर डिक्लेयर किया और तब से आज तक हम लोग 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 31 अक्टूबर एक और पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या किया गया था। हालांकि इस वीडियो में हम लोग अपने आप को सरदार पटेल जी तक ही सीमित रखेंगे। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। खैर, सरदार पटेल जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में वो अविस्मरणीय रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सरदार पटेल जी के उन पहलुओं को छूऊं जिनको किताबों में ठीक से समेटा नहीं गया है। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखूंगा कि वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हों जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के दिन गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है रन फॉर यूनिटी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरा युवा भारत एक प्लेटफॉर्म है जो 2023 में लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा सरदार पटेल जी को लेके। ठीक है, तो मेरा युवा भारत हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है गवर्नमेंट आज के दिन, तो प्लीज बहुत अच्छे तरीके से सारे स्कीम्स प्लेटफॉर्म्स आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। सरदार पटेल जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष, आप सभी लोगों को पता होगा। इसके अलावा एक और बहुत फेमस नाम है, वो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों सरदार पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये बात समझने के लिए हमको बिस्मार्क को समझना होगा। आपको पता होगा कि बिस्मार्क जर्मनी का एक बहुत फेमस रूलर था। इसने जर्मनी के इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जब ये शासक नहीं था उससे पहले जर्मनी बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1865 से 1871 के दौरान बिस्मार्क ने इन छोटे छोटे जर्मन राज्यों को जोड़ा और आज का जो जर्मनी आपको दिखाई देता है ऐसा जर्मनी फॉर्म किया। इस वजह से जब भी कोई लीडर अपने देश को जोड़ता है तो बिस्मार्क के नाम से उसको जोड़ दिया जाता है, जैसे कि बिस्मार्क ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जैसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी को कहा जाता है। खैर, कुछ लोग कहते हैं सरदार पटेल और बिस्मार्क में कोई डिफरेंस नहीं था। मेरा मानना है बहुत अच्छा खासा डिफरेंस था। बुक्स में भी आपको मिल जाएगा कि सरदार पटेल और बिस्मार्क में कोई डिफरेंस नहीं था। मेरा मानना है कि बहुत डिफरेंस था। बिस्मार्क को जो नीति थी बिस्मार्क की, वो नीति थी ब्लड की, मतलब ये लोगों को मारने में भरोसा रखते थे। लेकिन सरदार पटेल जी की नीति बिल्कुल इनसे उलट थी। वो रक्तहीन क्रांति के पक्षधर थे, ये रक्त युक्त क्रांति के पक्षधर थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा। इस लिहाज से सरदार पटेल और बिस्मार्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन्होंने जो इंटीग्रेशन किया, इन्होंने कैसे किया? रक्त युक्त क्रांति, बहुत सारे लोगों को मार के जो है जर्मनी का इंटीग्रेशन किया। लेकिन जब सरदार पटेल की बात आती है तो इन्होंने भारत का जो इंटीग्रेशन किया, ये रक्तहीन क्रांति के थ्रू भारत का इंटीग्रेशन किया। 562 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा किया। बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा इंटीग्रेशन दुनिया में किसी लीडर ने नहीं किया है। इसलिए सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन अविस्मरणीय है। आपको किताबों में ठीक से पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इसलिए आप सरदार पटेल के बारे में बहुत कम जानते हैं। सरदार पटेल जी ने जो किया वो आज तक इंडियन किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, भारत इतना विशाल देख रहे हैं आप, ये सरदार पटेल जी की ही देन थी। इन्हीं की देन थी कि आज आपको इतना बड़ा भारत दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आपको बहुत छोटे छोटे देश दिखाई देते। कैसे, आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप एनडीए फर्स्ट 2024 बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लेकर आया है एक क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर 2023 से। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे संपर्क कर सकते हैं। नाउ
जब भी मैं सरदार पटेल जी को याद करता हूं तो मुझे कर्णिका पाठक की एक बहुत अच्छी रचना याद आती है। लौह पुरुष की ऐसी छवि, ना देखी ना सोची कभी। आवाज सिंह दहाड़ सी थी, तो हृदय मां के पुकार सी थी। गरीबों के सरदार थे वो, दुश्मन के लिए तलवार थे वो। एकता का स्वरूप जो इन्होंने रचा, देश भर का मानचित्र पल भर में बदला। देश भर का मानचित्र पल भर में बदला। ये लाइनें पूरी तरीके से सरदार पटेल जी को सूट करती हैं। सरदार पटेल जी ने जो इंटीग्रेशन किया, आज तक कभी किसी देश के लीडर ने ऐसा नहीं किया, ना कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सरदार पटेल जी एक बड़े इंपॉर्टेंट सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, उसका नाम है बारदौली सत्याग्रह। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ये सत्याग्रह एक्चुअली उस टाइम किया गया जब ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे इंडियन लोगों से। इस दौरान सरदार पटेल 1928 में सामने आए और बारदौली सत्याग्रह स्टार्ट किया। बहुत सक्सेसफुल सत्याग्रह था, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और जो इन्होंने टैक्स वसूलना था, जो लगान ब्रिटिशर्स ने लगाया था, उसको ब्रिटिशर्स ने कम भी किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम। नाउ इसी के बाद वहाँ के जो लेडीज थी बारदौली सत्याग्रह में, उन लेडीज ने सरदार पटेल जी को सरदार कहना स्टार्ट किया। इससे पहले इनके नाम के आगे सरदार नहीं लगता था, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल लगता था, बट वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था इनको। लेकिन वहां की लेडीज ने इनको सरदार कहना स्टार्ट किया। तो इसके बाद महात्मा गांधी जी ने इनको टाइटल दिया सरदार का। ठीक है, इसके बाद इनका नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरदार पटेल का रोल सिर्फ यहीं तक नहीं था। सरदार पटेल का रोल इंडियन सिविल सर्विसेज में बहुत जबरदस्त था। अगर सरदार पटेल 3-4 साल और जिंदा रहते तो मेरा मानना है कि जो वर्तमान ब्यूरोक्रेसी है उसका पूरा कायापलट कर देते। देखिए, हुआ क्या था कि आपको पता है कि पहले जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वर्तमान समय में, उसका पहले क्या नाम था? इंडियन सिटीजन सर्विस, आईसीएस। आईसीएस का जो नाम बदल के आईएएस किया गया, वो किन्होंने किया? वो सरदार पटेल जी ने ही किया। तो पैट्रोन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को ही कहा जाता है। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा मकसद था इनका। क्या मकसद था? कि देखिए, जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स थे या इंडियन सिटीजन सर्विस में जो लोग गए हुए थे, उनका मकसद था ब्रिटिशर्स की सेवा करना। सरदार पटेल जी को लगा चूंकि इनका अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट ब्रिटिशर्स की सेवा करने के लिए हुआ है, तो ये भारतीय नागरिकों की सेवा कैसे करेंगे? ये नहीं करेंगे, इनके अंदर वो चीज आएगी ही नहीं। इस वजह से सरदार पटेल जी ने नाम बदल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कर दिया। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि कहा कि 3-4 साल और जिंदा रहते तो शायद पूरी ब्यूरोक्रेसी का कायापलट हो जाता। आज भी नौकरशाही में ये टेंडेंसी दिखाई देती है कि वो लोग ज्यादा सिटीजन ओरिएंटेड नहीं है। इसका रीजन क्या है? जो कॉलोनियल मानसिकता इनके दिमाग में भरी हुई है, इस वजह से ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। अभी गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि सरदार पटेल जी ने जो काम शुरू किया था वो 2-3 साल और रुक के अगर करते तो शायद चीजें आज अलग तरीके से आपके सामने आती। खैर, सरदार पटेल जी ने सोशल रिफॉर्म के लिए भी बहुत जबरदस्त काम किया, जिनमें से सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था अल्कोहल कंजम्पशन को रोकना। सरदार पटेल ने बहुत कोशिश करी कि किसी प्रकार से देश में लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, लिकर को बैन करें। ऐसा सरदार पटेल जी ने अपने गृह मंत्री रहते हुए किया। इसके अलावा दूसरी जो कोशिश इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो थी अनटचेबिलिटी को रोकना। उस टाइम जब भारत आजाद हुआ था तो अनटचेबिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिवेल थी। इसी के चलते संविधान के आर्टिकल 17 में इस बात को डाला गया कि अनटचेबिलिटी को हम प्रोहिबिट करेंगे। ये सरदार पटेल का ही इनिशिएटिव था, जिसके चलते आर्टिकल 17 संविधान में इंक्लूड किया गया, जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की पूरी कोशिश सरदार पटेल ने करी थी। ठीक है, जात पात का भेद मिटाना सरदार पटेल जी की बहुत जबरदस्त इच्छा थी
और इन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त काम भी किया। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट को लेके सरदार पटेल जी ने गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो सोशल रिफॉर्म में भी सरदार पटेल जी का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसके अलावा सरदार पटेल जी का जो रोल था वो था प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, पूरी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा प्रिंसली स्टेट का, बस मैं आपको लक्षद्वीप की कहानी सुनाऊंगा। देखिए, वर्तमान जो इंडिया आप देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो ये मैप आप देख रहे हैं ना, इतने सारे राज्य, 28-29 राज्य और इतने सारे छोटे बड़े जो है केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान समय में आप ये देख रहे हैं मैप, हमेशा से भारत ऐसा नहीं था। आजादी से पहले भारत अलग दिखाई देता था कुछ इस प्रकार। ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जो ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश प्रोविंस थे, और जो ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट का सिंपल सा मतलब समझिए कि ये किसी एक पर्टिकुलर रूलर के द्वारा शासन किए जाते थे यहाँ पर, और इनका अलग फ्लैग होता था, अलग झंडा होता था, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थे। ठीक है, अलग राजा, अलग झंडा। भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैसूर नाम का देश था, हैदराबाद नाम का देश था, ऐसा कॉन्सेप्ट था। ये सरदार पटेल जी की ही देन है कि आज हैदराबाद नाम का देश नहीं है, कश्मीर नाम का देश नहीं है, जूनागढ़ नाम का देश नहीं है। जूनागढ़ भारत का हिस्सा है, या हैदराबाद भारत का हिस्सा है, भारत का एक सिटी है। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ढेर सारे छोटे छोटे देशों में बटा होता। तो ये सरदार पटेल का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देखिए, इसीलिए सरदार पटेल को द ग्रेट यूनिफायर माना जाता है। इनके इतना यूनिफायर कभी कोई था ही नहीं। मतलब मैंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पलट के देखी, मुझे इतना बड़ा यूनिफायर कोई नहीं दिखा। इवन बिस्मार्क भी इतना बड़ा यूनिफायर नहीं दिखा जितने बड़े यूनिफायर सरदार पटेल थे। सरदार पटेल ने 562 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश स्टेट्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल किया। जो भारत संघ आपको दिखाई दे रहा है, या यूनियन ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, या रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सरदार पटेल की ही देन है। ठीक है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनमें जितनी पॉपुलेशन भारत की रह रही है वर्तमान, उसकी 27%, 27% जो पॉपुलेशन थी ये इन प्रिंसली स्टेट्स में रह रही थी। इसके अलावा जब इन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया गया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो तकरीबन 77 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को मिला, और 12,000 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन की जो ट्रैक्स प्रिंसली स्टेट्स में थी वो यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हुई। बहुत बेनिफिट हुआ, ह्यूज बेनिफिट हुआ इंडिया को। रेलवे ट्रैक्स का शामिल होना भारत को जोड़ना था। रेलवे ट्रैक की अपनी कहानी है। अगर रेलवे ट्रैक नहीं होता तो शायद हम आजाद नहीं होते। अगर रेलवे ट्रैक नहीं होता तो आज इंडियन इकोनॉमी इतना बूम नहीं कर रही होती। अगर रेलवे ट्रैक नहीं होता तो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये मेंटेन नहीं होती। खैर, तो द ग्रेट यूनिफायर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। इसी के साथ मैं आपको लक्षद्वीप की एक कहानी सुनाता हूं। लक्षद्वीप की कहानी ऐसी है कि जो इंडिया है ना, इंडिया के नीचे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा। छोटे छोटे आइलैंड्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है। ये पाकिस्तान के बहुत करीब था, पाकिस्तान इसे पास में था। तो सरदार पटेल एक बहुत विजनरी लीडर थे। इनको एक विजन था, इनको पता था कि अगर मैंने थोड़ा भी लेट किया ना तो तुरंत पाकिस्तान की जो आर्मी है या नेवी है वो पहुंच जाएगी। इसी के चलते सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल ने तुरंत इंडियन नेवी को लक्षद्वीप भेज दिया इंडियन फ्लैग्स के साथ। ठीक है, जब इंडियन फ्लैग्स लक्षद्वीप में पहुंच गए, उसके कुछ ही घंटे बाद वहां पे पाकिस्तानी नेवी का जो जहाज था वो मंडराता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इंडियन नेवी प्रेजेंट थी, झंडा था वहां पे। चुपचाप पाकिस्तानी जो नेवी थे वापस लौट गई। तो आज जो लक्षद्वीप आपके भारत में के नक्शे में दिखाई दे रहा है, ये किसी और की नहीं बल्कि सरदार पटेल की ही जो है ये इसमें कंट्रीब्यूशन था। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सरदार पटेल का। एक एक चीज आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे यार, सरदार पटेल जी के बारे में मुझे तो ये पता ही नहीं था। इसके अलावा कुछ स्टेट थे जो बहुत परेशान करके रखे हुए थे, जिनमें था त्रावणकोर। त्रावणकोर था, बिल्कुल मान नहीं रहा था कि हम शामिल नहीं होंगे यूनियन ऑफ इंडिया में, हम इंडिपेंडेंट होंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं।
अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन के राजा हैं और अचानक से कोई व्यक्ति आके कहता है कि आप अपनी राजशाही छोड़ दीजिए और आइए यूनियन ऑफ इंडिया में मिल जाइए, हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको गवर्नर बना देंगे, बट आपकी राजा की पदवी छीन ली जाएगी, आपकी सॉवरेनिटी छीन ली जाएगी, तो क्या आप कभी राजी होंगे इस बात के लिए? कोई व्यक्ति राजी नहीं होगा भाई, कोई भी व्यक्ति राजी नहीं होगा। अपनी सॉवरेनिटी कोई नहीं छोड़ना चाहता है, राजा राजा होता है। लेकिन ये सरदार पटेल की ही देन थी कि त्रावणकोर जैसे पावरफुल राज्य को इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में मिलने के लिए मजबूर किया, या मिलाने की पूरी कोशिश की और मिले भी। इसके अलावा हैदराबाद, जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल राज्य था, जिसको भी भारत संघ में नहीं मिलना था, ये सरदार पटेल की ही देन थी, जो ये राज्य भी मिला भारत संघ में। इसके अलावा जूनागढ़ ने बहुत आनाकानी की, भोपाल ने भी पूरी आनाकानी की, हालांकि कम आनाकानी की थी भोपाल ने। इसके अलावा कश्मीर के जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे भारत में मिलने के लिए। ठीक है, तो ये 5 राज्य ऐसे थे, ये आपके स्क्रीन के सामने जो 5 राज्य दिखाई दे रहे हैं ना, ये 5 ऐसे थे जो यूनियन ऑफ इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे। ये सरदार पटेल की ही देन थी कि आज ये सब भारत संघ के हिस्से हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हिस्से हैं। अदरवाइज कम से कम ये 5 अलग देश तो आपको दिखाई ही देते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये सरदार पटेल की ही देन है जो कि आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना अच्छा, इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। और सरदार पटेल का चलता तो पाकिस्तान और भारत में बंटवारा नहीं होता। खैर, ये एक अलग हिस्ट्री का डिबेट है जिसमें हम अभी नहीं जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो राज्य हैं ये आसानी से मान गए थे। सरदार पटेल ने इन राज्यों को मिलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। साम, दाम, दंड, वेद, सारी कोशिशें, किसी को समझाया, किसी को पैसा दिया, किसी को डराया भी कि हम अगर नहीं मानोगे तो ऑपरेशन अपोलो कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, वेद, फूट डालना मतलब उनके अंदर उनकी कमियों को जाहिर करके उनको आपस में लड़ा के कोशिश करना कि यूनियन ऑफ इंडिया में मिले। खैर, ये कोशिश तो सरदार पटेल ने बहुत कम ही करी थी, मतलब नहीं के बराबर करी थी भेद डालने की। ठीक है, दंड तक ये लोग मान गए थे, दंड तक ये लोग मान गए थे। खैर, ये 5 राज्य जो नहीं मान रहे थे ये भारत संघ में शामिल हुए, और आज आपको जैसा मैप इंडिया का दिखाई दे रहा है ये वैसा मैप सरदार पटेल की ही देन थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने में हमने बहुत देरी कर दी। सरदार पटेल की मृत्यु के 41 साल बाद 1991 में हमने सरदार पटेल को भारत रत्न का अवार्ड दिया। 41 साल बाद इनकी मृत्यु के 1991, बहुत सारा समय हो गया, हमने सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन उसके बाद सरदार पटेल की कंट्रीब्यूशन को 1991 में रिकॉग्नाइज किया गया और इनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 2014 में, जैसा कि मैंने पहले बताया, नेशनल यूनिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और इसके बाद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और वो था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनका किरदार, उनकी पर्सनालिटी कितनी बड़ी थी, इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखा है, 93 मीटर का है, और उससे दुगना 182 मीटर ऊंचा ये सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। दुनिया का सेकंड सबसे ऊंचा स्टैच्यू चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैच्यू है, उससे लगभग 23 मीटर ऊंचा सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कभी आपको गुजरात जाने का मौका मिले, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है सरदार पटेल का ये स्टैच्यू, बिल्कुल जरूर देख के आइएगा। और एससीओ ने इसको 8 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया है। 7 वंडर्स तो आप जानते ही होंगे, 8वां वंडर्स जो है ये सरदार पटेल जी का स्टैच्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। 2018 में सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी यानी 31 अक्टूबर को ये सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है इसको इनॉग्रेट किया गया था। और यही नहीं, सरदार पटेल को अपनी संस्कृति और विरासत पर बहुत गर्व था। उनको अपनी संस्कृति और विरासत की बहुत अच्छी समझ भी थी। सरदार पटेल ने एक बहुत अच्छा काम किया और वो काम था सोमनाथ मंदिर का
पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को बहुत बारी आक्रमणकर्ताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने बहुत बारी लूटा, लेकिन सोमनाथ मंदिर की जो गरिमा थी वो कभी मिटी नहीं। और इस गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए सोमनाथ मंदिर को अपनी गृह मंत्री रहते हुए ही सरदार पटेल जी ने पुनर्निर्मित किया। और ये इस बात का प्रतीक था कि देखिए, सोमनाथ मंदिर हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर का हिस्सा है। और अगर हमारी कोई कल्चर पे आघात करता है, नहीं हम पर आघात करता है, तो चूंकि सरदार पटेल जी को पता था कि हमारी कल्चर पर आघात किया गया, हमको पहले अपने कल्चर बचानी है, इस वजह से सरदार पटेल जी ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को रिपेयर कराया। इसके अलावा सरदार पटेल जी ने और बहुत सारे काम किए, जिनमें से कमला नेहरू हॉस्पिटल का जो रूपरेखा था, आउटलाइन था, उसको तैयार किया था सरदार पटेल जी ने। इसके अलावा गांधी मेमोरियल फंड भी सरदार पटेल जी ने एस्टेब्लिश किया था, ताकि जरूरतमंदों को पैसा मिल सके। तो ये सरदार पटेल जी का अचीवमेंट था। आई होप कि सरदार पटेल जी के बारे में ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो किसी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो बेनिफिशियल है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस टॉपिक पे डिटेल से समझना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना के दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो, आपकी इंसाइट मजबूत हो और आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।